हाँ, तो कल हम लोग बात कर रहे थे आपका धारा 33 में। और धारा 33 जब हम लोग देखना शुरू करते हैं तो पिछली धारा 39 की फोटोकॉपी है। जो कुछ पिछली धारा 39 में लिखा था वही धारा 33 में लिखा है कि कुछ अपराधों के बारे में किए जाने की सूचना या किए जाने के आशय की सूचना, इनमें से कोई भी अगर आपको मिल रहा है तो यह आपका नागरिकोचित कर्तव्य होगा कि आप उनकी सूचना उन प्राधिकारियों को दें जो दांडिक न्याय प्रशासन इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति है। और दांडिक न्याय प्रशासन इसके लिए उत्तरदायी एक तो मजिस्ट्रेट है और दूसरा अपराधों का शमन और होने की दशा में अपराधों के संबंध में साक्ष्य का एकत्रीकरण और अपराधी को न्याय के समक्ष उपस्थित करने के लिए एक नोडल एजेंसी है प्रत्येक राज्य ने संगठित की है, जिसे पुलिस के नाम से जानते हो। इसलिए पुलिस और मजिस्ट्रेट इन दोनों को सूचित करना, इन दोनों को सूचित करना कहने का अर्थ यह कि दोनों को नहीं, दोनों में से किसी एक को कम से कम, और दोनों को आप सूचित कर देते हो तो कोई गुनाह ये भी नहीं है। अब आपको कि मजिस्ट्रेट को तो सूचित कर दिया, पुलिस को कर देंगे तो पुलिस कार्रवाई हमारे खिलाफ ना करे, ये नहीं होगा। लेकिन नागरिकोचित कर्तव्य आपका यह है कि कम से कम एक इसे जरूर सूचित करें, क्योंकि इस सूची में जो अपराध है ये अपराध ऐसे नहीं है जो कोई व्यक्तिगत प्रकृति का नुकसान ये करे। हमने कहा था कि जो कुछ आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते और अनुभव करते हो वो आपकी व्यक्तिगत जानकारी होती है, यानी जो सिर्फ आप अपने साधनों से, और कौन से साधन जो प्रकृति प्रदत्त है, जो समाज द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए। ज्ञानेंद्रियां आप में प्राकृत तौर पर हैं, समाज ने उन्हें दिया, चिकित्सा विज्ञान ने उन्हें दिया, या अन्य किसी साइंस ने उन्हें आपको दिया हो, ये नहीं है। इसलिए आपकी इंद्रियां ये प्राकृत है। हमने आपसे एक दिन और कहा था कि प्राकृत आप में जो कुछ है वही आपका मौलिक स्वभाव है और वो ईश्वर प्रदत्त है। तो जो जानकारी आप प्रकृति से प्राप्त, जो आपकी इंद्रियां हैं, अर्थात प्रकृति से प्राप्त जो आपके संसाधन हैं जानकारी के संबंध में, उनसे जो जानकारी आप प्राप्त करते हो वह आपकी व्यक्तिगत जानकारी कहलाती है। और उस जानकारी का साक्ष्य, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ाते समय यह बात हमने बोली थी कि उस जानकारी का साक्ष्य जब आप न्यायालय के समक्ष रखते हो तो आपकी जो स्थिति होती है, आपका जो स्टेटस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चक्षुदर्शी साक्षी। भले ही आप जिस जानकारी को न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं वह जानकारी आपने कानों से हासिल की है, लेकिन इसके बाद भी आप कानदर्शी साक्षी नहीं, चक्षुदर्शी साक्षी, यानी चश्मदीद साक्षी यही कहलाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने आई विटनेस की डेफिनेशन देखी थी। आई विटनेस की डेफिनेशन में वो कह रहा था कि साक्षी जिस तथ्य का अनुभव स्वयं अपनी ज्ञानेंद्रियों से हासिल करे
और फिर उस तथ्य को जब न्यायालय के समक्ष प्रकट करता है तो साक्षी को चक्षुदर्शी साक्षी ये कहा जाता है, भले ही उस तथ्य की जानकारी उसने अपनी किस ज्ञानेंद्रिय से हासिल की है, ठीक है, उसने आंख से हासिल किए या आंख के सिवाय किसी ज्ञानेंद्रिय से हासिल किए, इसका कोई अर्थ और महत्व नहीं होता। इसी को आई विटनेस ये कहा था। ऐसे ही जब आपको इन अपराधों के होने की सूचना मिलेगी जो धारा 33 की लिस्ट में है, और आप अगर इनकी सूचना संबंधित प्राधिकारियों को न देकर इन अपराधों के होने को सुकर बनाते हो, क्योंकि अगर आप सूचना नहीं दोगे तो अपने साधनों से जब इन प्राधिकारियों तक, जिनका वर्णन इस धारा 33 में मजिस्ट्रेट और पुलिस प्राधिकारी इस रूप में, उन तक जब अपने साधनों से यह सूचना पहुंचेगी तब तक अपराध का प्रसार, उसका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो चुका होगा। और ये अपराध जो इस सूची में वर्णित है ये इस नेचर के हैं कि ये व्यक्तिगत प्रकृति का नुकसान नहीं करेंगे, यानी वो नुकसान सिर्फ आप तक सीमित रहे ऐसा नहीं होगा। यद्यपि अपराध ऐसे भी हैं जो नुकसान करते हैं वो बड़ा व्यक्तिगत प्रकार का होता है। और जब हम कल बात कर रहे थे संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराधों के कैटेगराइजेशन की, तो हमने ये भी कहा था कि ऐसे अपराध भी असंज्ञेय अपराध के तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पूर्व में सीआरपीसी उसमें शामिल किए गए। जो नुकसान करते हैं वो नुकसान व्यक्तिगत प्रकृति का होता है, वो सार्वजनिक प्रकृति का नहीं होता। उसमें हमने उदाहरण दिया था जैसे मानहानि, यह उदाहरण दिया था। जैसे विवाह, इससे संबंधित अपराध, किसी व्यक्ति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसने जो नुकसान किया है वो अपनी पहली पत्नी का, किसी पत्नी ने दूसरा विवाह किया है तो उसने जो नुकसान किया है वो अपनी पति का, बाकी समाज की व्यवस्था को उस स्तर पर उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो जो नुकसान की प्रकृति है ये व्यक्तिगत प्रकार की और सार्वजनिक प्रकार की भी होती है। हत्या है, हत्या हुई है तो नुकसान सिर्फ उस परिवार का नहीं हुआ, संपूर्ण समाज का हुआ है, क्योंकि हत्या के बाद आतंक का वातावरण यह बनता है। और इस आतंक के वातावरण को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो बाजार बंद हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज कोई जाएगा नहीं, समस्त गतिविधियां रुक जाएंगी। इसलिए अपराध ये ऐसे भी हैं जो निजी प्रकार का नुकसान करते हैं, और अपराध ऐसे भी हैं जो सार्वजनिक प्रकार का नुकसान करते हैं। निजी प्रकृति का नुकसान करने वाले अपराध संख्या में बहुत थोड़े हैं। कारण यह है कि हमने उस अपकृत्य को ही अपराध कहा है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम नैतिकता इसका भी उल्लंघन कर देता है, उसी अपकृत्य को अपराध हमने कहा है। अन्यथा जो अपकृत्य होता है उसे कानून की दुनिया में हमने अपकृत्य के रूप में ही जाना है। अन्यथा तो जो अपकृत्य है वो अपकृत्य ही है और उसके लिए हमने प्रतिकर दिलाया जाना यही समुचित जाना है। अपराध तो एक विशेष किस्म का अपकृत्य है ही, इसीलिए उसे अपराध कहा। और उसके होने की दशा में राज्य ने किसी पर कोई जिम्मेदारी ये छोड़ी ही नहीं, बल्कि अभियोजन का जिम्मा भी स्वयं लिया है।
और न सिर्फ अभियोजन का जिम्मा लिया, बल्कि उसके निवारण की व्यवस्था, उसके शमन की व्यवस्था, उसके प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था, इस सबके लिए एक विस्तृत प्रणाली उसका निर्माण किया। लोक अभियोजक उसी के भाग हैं, जेल अथॉरिटी उसी के भाग हैं, पूरी पुलिस, एनआईए, सीबीआई, ईडी, जो अपराधों के एक प्रकार आर्थिक अपराध उनकी जांच करती है, एनसीआरबी जो मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के संबंध में कार्रवाई करती है, इन सब नोडल एजेंसीज की रचना की है। तो अपराध तो वैसे ही एक विशेष किस्म का अपराध है, लेकिन फिर भी अपराधों में भी दो कैटेगरीज हो सकती हैं, और कानून की युक्ति संगतता यही होती है कि कानून कभी भी एक डंडे से किसी को नहीं हकता। ठीक, मादक पदार्थ रखना अपराध है, लेकिन एक एडिक्ट, उसके पास 3 पुड़िया बरामद हुई है और 3 ही पुड़िया इनके पास बरामद हुई है, लेकिन ये बेच रही थी, वो आदत से मजबूर था। कानून का दृष्टिकोण दोनों के प्रति समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून का दृष्टिकोण अगर दोनों के प्रति समान हुआ तो यह अन्याय होगा। ये दुष्ट हैं, ये उससे रोजी कमा रही थी और वो विवश और मजबूर था, इसके कारण से वो उसे 3 पुड़िया रख रहा था। अंतर है, सोच का अंतर है। एक हमें बता रहा था, मूर्ख टाइप के लोग होते हैं, बोले अगर इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई तो मोदी ने भी तो जीएसटी लागू किया। तो हमने कहा अव्वल तो इमरजेंसी और जीएसटी दोनों की कोई तुलना ही नहीं है, कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग अगर तुलना करते भी हैं तो तुम्हें, तुम्हारे जैसे मूर्खों को उत्तर देने के लिए इतना उत्तर पर्याप्त होगा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए लगाई थी, और मोदी ने जीएसटी खुद के लिए कमाने के दृष्टिकोण से नहीं लगाई है। जीएसटी से जो कलेक्ट होगा वो टैक्स और रेवेन्यू होगा, जिससे सड़क बनेगी, जिससे अस्पताल खुलेंगे, जिससे स्कूल खुलेंगे, वो मोदी के घर में नहीं जाएगा। ये फर्क है। तो कानून इस फर्क को बनाता है। नो डाउट अपराध एक घोरतर किस्म का अकृत्य है। हमारी तो दशा ही अजीब है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि मर्द हो तो ऐसा करना, हमें समझ में नहीं आता कि जिस मर्दानगी की बात वो कर रहे हैं वो मर्दानगी अच्छी है या खराब। क्योंकि आप कहते हो अगर मर्द हो तो मार के दिखाओ, इसका मतलब, या मर्द हो तो बदला लेना, तो समाज में आप बदला लेना मर्दानगी का सबूत मानते हो। ये क्षमा कर देना मर्दानगी का सबूत है। भाई क्या मर्दानगी का सबूत हो सकता है? उलट कॉन्सेप्ट है। जैसे शब्द आता है अघोरी या अघोर, तो अघोर तो अच्छा शब्द हुआ, जो घोर नहीं है, घोर उपहति, यानी जो ज्यादा कठोर है। जो अघोर का मतलब क्या हुआ? अघोर का मतलब तो हुआ जो बिल्कुल सरल है, जो कहीं से घोर नहीं है, जो कहीं से कठोर नहीं है। अघोर का मतलब तो यह निकला। ठीक है, और हम अघोरियों के प्रति एक घृणा, ये भाव रखते हैं। तो हमारी तो कुछ कहिए ही नहीं, हम क्या समझेंगे और क्या नहीं समझेंगे। अकृत्य और अपराध, अकृत्य कुछ अघोर किस्म का,
अपकृत्य है, और अपराध कुछ घोर किस्म का अपकृत्य है। जब घोरतम अपकृत्य हो तो उसे अपराध कहते हैं। ये तो स्थिति है ही, और दैट इज व्हाई राज्य ने अपराध के संबंध में सारी कार्रवाई की जिम्मेदारी सामान्यतः अपने हाथों में ले रखी है। तो कुछ भी किसी के ऊपर नहीं छोड़ा। प्रोसिक्यूशन लोक अभियोजक करेगा, इस पक्ष का भी नहीं, इस पक्ष का भी नहीं। वादी अपना एडवोकेट खड़ा करना चाहता कर दे, लेकिन प्रोसिक्यूशन का संचालन लोक अभियोजक करेगा। ठीक है ना? जो इंपार्शियल आदमी होगा, ना इधर का ना इधर का, जो राज्य का प्रतिनिधि है और जो इस बात को ध्यान रखेगा कि राज्य का काम न्याय करना है, और न्याय ये जो अभियुक्त के तौर पर खड़ा है इसे भी मिलना चाहिए, और ये जो कंप्लेनेंट खड़ा है इसे भी मिलना चाहिए। जो गलत हो उसकी बात डिस्कार्ड होनी चाहिए, और जो सही है उसे स्वीकार ये होना चाहिए। इसलिए लोक अभियोजक मामले का संचालन करेगा। न्याय तो दोनों को चाहिए। लोक अभियोजक पुलिस का वकील नहीं है कि वॉट एवर द पुलिस हैज बीन राइट डाउन इन द केस डायरी वी विल जस्टिफाई दैट, वी आर नॉट स्टैंडिंग इन द कोर्ट फॉर दैट। हम उसके लिए नहीं खड़े हैं। हम राज्य के प्रतिनिधि हैं और राज्य के नागरिक दोनों हैं। जिसकी बात गलत होगी उसकी बात को हम कंडेम करेंगे, क्योंकि अभिलेख पर इस अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध है, इसलिए हम उसकी खिलाफत कर रहे हैं। अगर अभिलेख में हमें कुछ ऐसा दिखेगा जो उसके फेवर का है, हम वो भी कहेंगे। हम वो क्यों नहीं कहेंगे? पक्ष नहीं है। राज्य ने संपूर्ण व्यवस्था अपने हाथों में ली है अपराध के संबंध में, लेकिन फिर भी अपराध दो प्रकार के हैं। एक अपराध ऐसा है जो नुकसान जो कर रहा है उससे समाज की व्यवस्था नो डाउट भंग हो रही है, न होती हम अपराध के तौर पर उसे आइडेंटिफाई करते ही नहीं, लेकिन इतनी भंग नहीं हो रही जितनी अन्य किस्म के कामों से हो रही है। इसलिए अपराधों का भी कैटेगराइजेशन है संज्ञेय असंज्ञेय, और जो व्यक्तिगत किस्म के नुकसान अपराध कर रहे हैं उनको हमने असंज्ञेय अपराध कहा, और उसके संबंध में शिकायत का जिम्मा स्वयं उसको दे दिया जो पीड़ित उससे हुआ है। साथ ही साथ पुलिस को भी शक्ति दे दी कि अगर पुलिस को लगता है कि नहीं हमें करना चाहिए इन्वेस्टिगेट, तो विद परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट दे कैन इन्वेस्टिगेट। लेकिन अपराधों की एक श्रेणी ऐसी भी है जो इतनी खतरनाक है कि उनके संबंध में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की ताकत बिना किसी की अनुमति मिलनी चाहिए, और हमने ऐसे अपराधों को संज्ञेय कहा। साथ ही साथ धारा 33 और धारा पूर्व में धारा 39 जैसी धाराएं भी बनाई, जिसमें हमने नागरिकों का ये कर्तव्य निर्धारित किया कि इस किस्म के अपराध जो सोसाइटी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, वे अगर हो रहे हैं या उनके होने की संभावना, उनके होने का आशय किसी ने मन में धारित कर लिया और आपको ज्ञात हो गया, then it will be your legal duty that you must inform about that to the competent authorities. Or when we are going to create the legal duty, then if you will not obey the command of that duty, then you will face the consequences. फिर आपको परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए एक सूची यहां दी है। उन्होंने कहा 103 से 105 ये हत्या की और हत्या के विभिन्न जो प्रकार हैं उनसे संबंधित धाराएं हैं।
यानी हत्या और हत्या से संबंधित जो हत्या के विभिन्न प्रकार, दहेज हत्या है आदि आदि, उन्हें होने की या उनसे संबंधित सूचना भी आपको प्राप्त हो रही है तो आप पुलिस को देंगे। अकॉर्डिंगली आप ये सारी धाराएं बीएनएस से मिला लेंगे और देखेंगे ये सूची में जितनी भी धाराएं हैं ये जिन अपराधों से संबंधित है वे अपराध समाज के अस्तित्व के लिए बेहद खतरनाक है। दैट इज वाई लेजिस्लेचर ने ये लीगल ड्यूटी क्रिएट की है कि अगर इनके होने की अथवा इन्हें किए जाने के आशय की भी सूचना आपको मिली है तो आप निकटतम, आप तो ये भी नहीं कह रहे कि तमिलनाडु के मजिस्ट्रेट को जाके आप सूचना दें, निकटतम जो मजिस्ट्रेट है या जो पुलिस अधिकारी उसे इन्फॉर्म करें, तब आप एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य से उर्ऋण माने जाएंगे। सबसेक्शन 2 कहता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता। ठीक है ना। इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य, आपको मालूम है कि पिछली आईपीसी में धारा 3 और धारा 4 और नई भारतीय न्याय संहिता में इसमें भी इससे संबंधित धाराएं हैं जो भारतीय दंड संहिता का राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन कर देती थी और ये कहती थी कि अगर भारत का कोई नागरिक है तो दुनिया के किसी भी हिस्से में या भारत में रजिस्टर्ड जो पोत हैं, जो जलयान हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, उन पोत, जलयान और एयरक्राफ्ट पर भारतीय या विदेशी कोई भी, यानी भारतीय नागरिक पूरी दुनिया में कहीं और विदेशी भारत में या भारत में रजिस्टर्ड पोत, जलयान या एयरक्राफ्ट पर यदि कोई ऐसा काम करता है जो इस दंड संहिता द्वारा अपराध घोषित किया गया है तो वो ऐसे विचारित होगा हिंदुस्तान में पाए जाने की दशा में, और विचारित किस स्थान पर को जहां पाया जाएगा, जहां पा लिया जाएगा वहीं ऐसे विचारित होगा मानो वो काम उसने भारत में किया। हमने आपसे जब पिछली सीआरपीसी सेक्शन 189 पढ़ाते थे तो आपको बताते थे कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि कोई आतंकवादी या कोई अपराधी विदेश से लाया जाता है और ट्रायल दिल्ली में ही होता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको बताया था हमने कि सेक्शन 189 ये कहता है सीआरपीसी का कि जिस व्यक्ति ने भारत के बाहर कोई ऐसा काम किया है जो भारत में यदि किया जाता तो अपराध होता और करता भारतीय नागरिक है तो वो हिंदुस्तान में जहां पा लिया जाएगा वहीं उसका ट्रायल होगा। तो जितने विदेशी आतंकवादी हैं या विदेशी नहीं, भारतीय आतंकवादी या भारतीय अपराधी यानी भारतीय मूल के और विदेश में रह रहे हैं, वे जब लाए जाते हैं तो अक्सर इंदिरा गांधी नेशनल, ठीक है, एयरपोर्ट नई दिल्ली वहीं उतरते हैं। तो पुलिस उन्हें कहां पाती है? दिल्ली में। कानून क्या कहता है? वहीं उनका ट्रायल होगा जहां वे पा लिए जाएंगे। कहां पा लिया गया? दिल्ली में, इसलिए ट्रायल दिल्ली होता है, उसका अन्य कोई कारण नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत का नागरिक अगर भारत के बाहर कोई अपराध करता है तो डेफिनेटली उसका ट्रायल तो हिंदुस्तान में होगा। तो
अगर आप इससे अवगत हैं कि किसी भारतीय नागरिक ने भारत के बाहर कोई ऐसा कार्य कर रखा है जो उपरोक्त अपराधों में से कोई एक अपराध है, तो उसके कार्य की सूचना भी आपको निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस को देनी है। क्यों? इसलिए क्योंकि धारा 33 सबसेक्शन 2 यह कहता है कि इस धारा के लिए अपराध शब्द के अंतर्गत वो काम भी है जो यद्यपि भारत के बाहर किया जाने के कारण उस देश की विधि के मुताबिक अपराध नहीं था और इसलिए उस देश में आपका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन यदि वो काम भारत में कर दिया जाता तो अपराध होता और आप भारत में मौजूद हैं, तो फिर और अपराध उस कैटेगरी में आ रहा है जिसकी सूची धारा 33 में दी गई है, तो आपको उसकी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस को देनी है। ये सेक्शन 33 जो पिछली सीआरपीसी में सेक्शन 39 ये था। अब सेक्शन 40 ग्राम के मामलों में नियोजित अधिकारी, इनका कर्तव्य है कि सारी बातों की नहीं, कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य है। ग्राम के मामलों में नियोजित अधिकारी है। ग्राम के मामलों में नियोजित अधिकारी कौन से होते हैं? ग्राम के मामले कौन से होते हैं? सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा। तो ग्राम के अंदर दो प्रकार की संस्थाएं पाई जाती हैं, एक ग्राम सभा, दूसरी ग्राम पंचायत। आप ऐसे ही समझ सकते हैं, मानो ग्राम सभा ये गांव की लोकसभा है और ग्राम पंचायत ये गांव की सरकार है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ये दो अथॉरिटीज हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर उसी भांति नियंत्रण स्थापित करती है जैसे सरकार के कार्यों पर संसद नियंत्रण स्थापित करती है। उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये पंचायत राज अधिनियम दिया गया है, उसमें पूरी विस्तार से दी गई। कुछ कर्तव्य ग्राम सभा के हैं और कुछ कर्तव्य ग्राम पंचायत के हैं। ग्राम पंचायत के लगभग 25 या 30 प्रकार के काम हैं जो ग्राम पंचायत करेगी। ग्राम पंचायत 25 से 30 प्रकार, या तो 25 है या 30 है, एकदम एग्जैक्ट याद नहीं पड़ रहा हमें, उतने काम हैं वो करती है ग्राम पंचायत। और कुछ काम 10 या 12 हैं जो ग्राम सभा ये करती है। चाहे ग्राम सभा हो चाहे ग्राम पंचायत हो, ये सारी अमूर्त बॉडीज हैं। ठीक है, लोकसभा हम कहें दिखाओ तो आप लोकसभा का भवन दिखा सकते हो, भवन लोकसभा नहीं है, वो लोकसभा का भवन है। ठीक वैसे जैसे तुम नहीं हो, तुम जो हो वो तो देखा ही नहीं जा सका। हम जो हैं हमें तो पता ही नहीं हम कौन है। भाई हमें क्या मालूम हम कौन है, क्योंकि अगर मालूम होता हम कौन है तो हमें यह भी पता होता कि पीछे के समय में हम क्या थे। हम कौन है हमें नहीं मालूम, आप कौन हो हमें नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम आप कौन हो। आप और हम जिसे जानते हैं वो मेरा शरीर और आपका शरीर, इतना ही तो है। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर से अलग हो, ये हम जानते हैं, लेकिन ये हम उस तरह नहीं जानते जिस तरह साधु और संत जानते हैं। उस तरह नहीं जानते, उस तरह जानते होते तो हम उतने ही निर्भीक होते जितना निर्भीक
सिकंदर के सामने खड़ा वो फकीर है जो सिकंदर जिससे कह रहा है कि हमारे साथ चलो यूनान, और नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो वो कहता कि मार डालोगे यानी क्या करोगे? वो कहता हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो बोला गर्दन कटते हुए जैसे तुम देखोगे वैसे ही हम भी देखेंगे। किसकी गर्दन काटोगे? शरीर की ना, हम शरीर तो नहीं है। अब ये उस आदमी का अनुभव है, इसलिए वो निर्भय हो गया है मृत्यु से। हमने ये हमारे लिए सुनी सुनाई बात है, इसलिए हम सिर्फ कह रहे हैं। ये मेरे लिए अनुभूत तथ्य नहीं है। तथ्य वो होता है जिसका अनुभव हो चुका है। ये मेरे लिए अनुभूत नहीं है, ये मेरे लिए एकेडमिक प्रैक्टिकल से इसकी सत्यता सिद्ध नहीं हुई है। इसलिए हमें डर लगता है, ठीक है ना? इसलिए हम ये नहीं समझ पाते कि हम वाकई शरीर नहीं है, लेकिन लोगों के अनुभव के आधार पर, सुनी सुनाई बात के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि हम वो नहीं है जो दिख रहे हैं। लोकसभा वो नहीं है जो दिख रही है, न्यायालय वो नहीं है जो दिख रहा है। वो तो न्यायालय का भवन है। पीठासीन अधिकारी भी न्यायालय नहीं है, क्योंकि अगर वो न्यायालय है तो सब्जी मंडी न्यायालय क्यों नहीं है? वहां भी न्यायालय होता। वहां तो वो आदमी है। इसका मतलब न्यायालय एक व्यवस्था का नाम है जिसमें कमरा, पीठासीन अधिकारी, उनकी कुर्सी, उनका अर्दली, उनका पेशकार, अभियोजक, बचाव पक्ष के अधिवक्ता, ये सब मिलकर न्यायालय को निर्मित करते हैं। न्यायालय एक अमूर्त संस्था है, एक व्यवस्था है। डीन राजकमल यही कहेगा कि विधि के अंतर्गत सिर्फ नियमों का अध्ययन ये नहीं करना है, विधि के अंतर्गत विधिक व्यवस्था का अध्ययन करना है। यही उनकी थीम है, ठीक है? तो न्यायालय सिर्फ भवन नहीं है। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा ये भी संस्थाएं हैं। इन भवन का नाम ग्राम सभा, क्षेत्र का नाम ग्राम सभा, ये थोड़ी है। अब ग्राम सभा का काम है तो ग्राम सभा तो कहीं है ही नहीं, वो तो अमूर्त बॉडी है। प्रधान कौन है? ग्राम पंचायत का प्रमुख। ग्राम पंचायत कहां है? अरे पंचायत के प्रमुख दिख रहे तो ग्राम पंचायत भी तो दिखे, वो तो दिख नहीं रही। सरकार ये भी तो दिखे, सरकार के मंत्री दिख रहे हैं, सरकार के प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, सरकार नहीं दिख रही। सरकार एक व्यवस्था है। मंत्री और प्रधानमंत्री इन्हें मिलाकर सरकार कहा जाता है। ऐसे ही ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वे एक संगठन है, वे एक व्यवस्था है। तो उनके काम करने के लिए किसी को तो उन कामों को करना होगा जो उनके काम है। ग्राम पंचायत का काम है सिंचाई की व्यवस्था करना, ग्राम पंचायत का काम है गांवों के रास्तों की देखभाल करना। आप देखते हैं खड़ंजे बनवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सब उनके काम है। तो ग्राम पंचायत अपने कामों को करने के लिए किसी अधिकारी की तो नियुक्ति करेगी। तो ग्राम पंचायत दो प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करती है। एक ग्राम पंचायत में उन कामों को करने के लिए जो भौमिक व्यवस्था से संबंधित है, भूमि प्रबंधक समिति इसकी स्थापना करती है, और उसका प्रमुख भी प्रधान ये होता है, और उसका सचिव कौन होता है? लेखपाल गांव का, वो उसका सचिव है, सेक्रेटरी है। यानी लेखपाल कौन हुआ? ग्राम के मामलों में नियोजित अधिकारी, ये हुआ ना। लेखपाल ग्राम के मामलों में नियोजित अधिकारी है। दूसरा प्रकार के काम जो 25-30 हैं ग्राम पंचायत के, उन्हें करने के लिए गांव में कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी, जिसे तुम लोग सेक्रेटरी के नाम से जानते हो। जो लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, हम लोगों में तो कोई भी लंदन से तो आया नहीं। लंदन के
साउथ एक्स से, दक्षिणी सिरे से आने वाले लोग तो बहुत कम है। तो हम सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायत में जिसे सेक्रेटरी कह के बुलाते हैं आप, वो ग्राम विकास अधिकारी होता है, और वो पंचायत के उन कामों को करता है जो भौमिक व्यवस्था के इतर हैं। तो भूमि प्रबंधक समिति, उसका सचिव, ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी, जो ग्राम विकास अधिकारी, ये कहलाता है। ये दोनों कौन हुए? ग्राम के मामलों में नियोजित व्यक्ति। ग्राम की शिक्षा समिति होती है, और गांव का प्राइमरी स्कूल है, उस शिक्षा समिति का जो हेड है वो भी प्रधान है, वो भी प्रधान ही होता है। वो शिक्षा समिति प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था देखेगी। तो शिक्षा समिति का काम करने के लिए वहां कौन है? प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक। ये कौन है? ग्राम के मामलों में नियोजित व्यक्ति। गांव के स्वास्थ्य की देखभाल रखना, वहां टीकाकरण कराना, वहां कोरोना के समय दवाइयां बंटना। आप आते हैं, अखबारों पढ़ते हैं, चेचक का प्रभाव हो रहा है, आशा वर्कर फलाने फलाने से गांव में दवाई बंटवाई जा रही है। ये कौन लोग हैं? ग्राम के मामलों में नियोजित व्यक्ति। पुलिस का एक व्यक्ति गांव में होता है जिसे चौकीदार कहते हैं। होता है, सब जगह होता है, हर गांव में होता है। वो अपना काम न करे अलग बात है, उसे आप जानते ना हो अलग बात है, लेकिन होता है। वो ग्राम के मामलों में नियोजित व्यक्ति है, और ये सूचना के सबसे निचले स्तर पर मौजूद लोक अधिकारी हैं। ये धरातल पर मौजूद लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर को सूचना बहुत बाद में मिलेगी। सबसे पहले उसे मिलेगी जो गांव का चौकीदार है। सबसे पहले जो प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब होंगे उन्हें मिलेगी। गांव में टीका लगाने जाएगा उसे मिलेगी। चकबंदी लेखपाल पहुंचेगा उसे मिलेगी, लेखपाल जाएगा उसे मिलेगी। इसलिए आपका धारा 34 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पूर्व के सीआरपीसी में धारा 40, ये धाराएं बनाई गई क्योंकि अपराध गंभीर दशा है, गंभीर स्थिति। हमने एक दिन और आपसे चर्चा की थी कि संहिता के बंद कि संहिता कहते किसको? तो हमने आपसे कहा था जिसमें एक से अधिक विषयों का समायोजन किया जाता है उसे हम संहिता कहते हैं, और जिसमें सिर्फ एक विषय से संबंधित प्रावधान होते हैं उसे हम अधिनियम कहते हैं। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, विवाह इससे संबंधित कुछ बातें हैं, ये हिंदू विवाह अधिनियम में दी गई हैं। तो वो अधिनियम है जो हिंदू विवाह से संबंधित व्यवस्था करता है। उससे संबंधित कुछ विषयों पर, विवाह से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था वो भी नहीं करता। और संहिता वो है जिसमें एकाधिक विषयों का वर्णन है। भारतीय दंड संहिता थी पहले, अब भारतीय न्याय संहिता है। सिक्कों के संबंध में अपराध, ठीक है, लोक शांति के विरुद्ध अपराध, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, अनेक प्रकार के अपराधों का वर्णन वहां है। इसलिए उसे संहिता कह रहे हैं। वैश्यावृत्ति निरोधक अधिनियम नो डाउट पिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, लेकिन अधिनियम है, एक विषय को लागू हो रहा है। यह संहिता है क्योंकि विभिन्न विषयों का समायोजन अपने में कर रही है। अपराधों का शमन यह भी इसकी चिंता का विषय है। अपराधों का विचारण सिर्फ यहीं तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की भूमिका ये नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की भूमिका इससे आगे भी है, और वो देख रहे हैं कि अपराधों का शमन ये ठीक प्रकार से हो, इसकी चिंता भी कर रहे हैं। और अपराधों का शमन करने के लिए वो एक मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। और पूर्व की धारा
40 और वर्तमान की धारा 34 उसी मैकेनिज्म का हिस्सा है, और यह कहती है कि ग्राम के मामलों में नियोजित अधिकारियों के कतिपय दशाओं में कर्तव्य, कुछ दशाओं में, बाकी नहीं, बाकी तो पुलिस है, अपराधों से निपटने में स्किल्ड है, उन्हीं से अपेक्षा की जाती कि वे अपराध से निपटें। लेकिन फिर भी कुछ चीजें इतनी खतरनाक हैं कि उनके बारे में एक नागरिक के तौर पर आपसे भी अपेक्षा की जाती है कि आप भी सजग और सचेत रहें। हम लोगों ने सेक्शन 95 पढ़ी थी आईपीसी में। जो सेक्शन 95 आईपीसी थी वो वर्तमान में भारतीय नागरिक, ये जो भारतीय न्याय संहिता इसमें भी आई है। क्या कहती थी सेक्शन 95? गलत बोल गए, 94 कहती थी राज्य के विरुद्ध अपराध और वे अपराध जिनमें मृत्युदंड, ये प्रोवाइड है। हत्या राज्य के विरुद्ध अपराध, मृत्युदंड से दंडनीय अपराध, शायद यह लिखा था। इन्हें करने के लिए अगर आपको धमकाया भी गया है और धमकियों के प्रभाव के अधीन आकर भी आपने इनमें से कोई काम कर दिया, तो आप उसी प्रकार दंडित होंगे जैसे एक सामान्य व्यक्ति। इनको छोड़कर अगर धमकियों के प्रभाव से आपने कोई काम कर दिया, आपको धमकी दी जा रही, धमकी कौन सी? तत्काल मृत्यु की, ठीक है ना। और जिस स्थिति में धमकी आपको मिले, उस स्थिति में आपने खुद को अपने आप नहीं डाला है, आप पड़ गए हैं उस दशा में। सोते से डकैत उठा ले गए, आप ताला खोलना जानते थे, वो कहते तत्काल मत डालेंगे, नहीं तो खोलो ताला। आपने खोल दिया, आप किसी अपराध के दोषी नहीं। लेकिन वो ये कहें कि भारत के जो एटॉमिक सेंटर हैं वेपन्स के, उनके राज बताओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम बता दो। तो तुमने ऐसे ही अपराध किया जैसे एक सामान्य व्यक्ति, क्योंकि देश पर तो कई लोग मर गए, तुम भी मर जाते तो क्या होता है? क्यों नहीं मरे? जिंदा रह के भी क्या करोगे? हर परिस्थिति में जीवन मूल्यवान नहीं हो सकता, ठीक है? ठीक है, आपके विरोध को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि विरोध का अधिकार आपको है, क्योंकि आपको अभिव्यक्ति इसका अधिकार है। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि कर्तव्य के, ठीक है, कर्तव्य की कीमत पर विरोध का अधिकार नहीं है। अगर आपका कर्तव्य ऐसा है जिसके अपालन की दशा में समाज इसे नुकसान हो जाएगा, फिर आपका विरोध का अधिकार ये नीचे आ जाएगा। अब आपको कर्तव्य पालन करना होगा, तो चीजों को तो समझना ही होगा। ठीक है, नॉर्मली अपराधों से पुलिस निपटेगी, लेकिन अगर आप ग्राम के मामले में नियोजित हैं और कतिपय जो यहां मेंशन है उन कामों की सूचना आपको मिल रही है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप किसे निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को, जो भी निकटतर हो, एक शर्त और लगा दी उन्होंने, ठीक है ना, ये ऊपर नहीं थी, जो भी निकटतर हो, ये ऊपर नहीं थी। यानी आप देखेंगे मजिस्ट्रेट और पुलिस में, पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी निकट में कौन है। ये नहीं मजिस्ट्रेट साहब 2 किलोमीटर है, थाना आधा किलोमीटर पे, तुम 2 किलोमीटर सूचना देने चले गए, आधा किलोमीटर नहीं दिए। नो, जो निकटतर हो उसे सूचना देंगे आप, ठीक है। और ये आपका कर्तव्य कहता है किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यानी ग्रामीण भी, निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को, जो भी निकटतर हो, कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो, तत्काल संसूचित करेगा। संसूचित शब्द का फिर प्रयोग है, और यह शब्द जानबूझकर विधायी का उपयोग करती है। संसूचित करेगा ताकि प्रमाण रहे कि आपने सूचना दी भी थी या नहीं दी थी, ये पता लगना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा संसूचित करेगा। स्थितियां देख, कहता है ऐसे ग्राम में या ऐसे ग्राम के पास
किसी ऐसे व्यक्ति का जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, स्थायी या अस्थायी निवास। यानी चाहे प्रापक है, चाहे प्राप्त करता है चुराई गई संपत्ति, और चाहे बेचता है, दोनों में से कोई काम करता है, क्योंकि दोनों में से कुछ भी अगर करता है तो, और वो गांव के पास रह रहा है, तो उसकी सूचना देना पुलिस को ये आपका नागरिक कर्तव्य है। एक शोले फिल्म है, उसमें वो गाना बजता है महबूबा महबूबा करके, उसमें क्या है, वो कहता है आखिर कि फला व्यक्ति गांव के बाहर रुका है और आज गब्बर उससे मिलने जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हथियारों की सप्लाई उसे करता है और उनका आना, बंजारे आए हैं, इसका मतलब हथियार लाए हैं और उन्हें देगा। तो गांव के बाहर रुके, तो गांव के भीतर या गांव के बाहर अगर चुराई गई संपत्ति का कोई प्रापक या विक्रेता है और आपकी जानकारी में है, तो आप पुलिस को सूचना देंगे, क्योंकि या तो वो चोरी का सामान खरीदना है, बेचना है। और चोरी अपराध छोटा भले ही हो, लेकिन सामाजिक शांति के लिए बड़ा खतरनाक है। किसी ने अपनी जरूरतों के लिए पैसा इकट्ठा करके रखा, आप चुरा ले जाएंगे तो वो तो आपको मारेगा ही। ठीक है, कहता है किसी व्यक्ति का जिसका वह लुटेरा निकल भागा सिद्ध दोष, यानी सिद्ध दोष हो गया और अदालत से भागा है। उद्घोषित अपराधी होना जानता है या जिसके पास होने का उचित रूप से संदेह करता है। उचित रूप से संदेह यानी संदेह आपको इसका कोई मतलब नहीं, तुम्हें संदेह होता ही रहता है। संदेह होना और संदेह के लिए उचित कारण होना दो अलग अलग स्थितियां हैं। संदेह तो आपकी चित्त की विकृति है। कहते हैं तुम्हारा तो बड़ा शंकालु स्वभाव है, तुम तो सब पे संदेह करते हो, तुम बेकार आदमी है। लेकिन उचित संदेह है, यह भी आपको नहीं होता तो तुम मूर्ख हो। ठीक है ना, शब्दों में थोड़ा फर्क होता है। आज एक इंस्पेक्टर साहब आए थे, वो हमें कानून की जानकारी समझा रहे, तो एक लाइन में हमने बात की, हमने कहा कि इंस्पेक्टर साहब हम जानते हैं, मैं जानता हूं इसमें कोई बुराई नहीं, इस विश्वास में कोई बुराई नहीं, ये विश्वास मैं जानता हूं, ये विश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता हूं, ये घमंड है। यही फर्क है दोनों बातों का। आई कैन ये विश्वास का प्रतीक है, ओनली आई कैन, नो वन कैन डू एक्सेप्ट मी, ये घमंड का प्रतीक है। आपको लगता है आपको कानून की जानकारी बहुत अच्छी बात है, हो भी सकती है, लेकिन कानून की जानकारी सिर्फ हमें है, ये सोचना घमंड है और ये नहीं मानना चाहिए। हम तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो वही बात है कि क्या कहा उसने, जिसके पास उचित रूप से संदेह, यानी आप संदेह करते हो तो एक ठीक आदमी नहीं हो, लेकिन उचित संदेह भी नहीं करते जो करना चाहिए परिस्थितियों में, तो आप मूर्ख आदमी हो। स्थितियों में बस थोड़ा सा फर्क होता है। एक आदमी अकेले खड़ा है, रात का वक्त है, कोई उद्देश्य नहीं दिखता, तो फिर तो भाई पूछना चाहिए कैसे खड़े हो, क्यों खड़े हो। अब तो संदेह का उचित कारण है, अब भी ना करो तो तुम खुद ही मूर्ख हो। तो कहता है उचित रूप से संदेह करता है, ऐसे ग्रामों के किसी भी स्थान में आना जाना या उसमें से होकर जाना। अगर उसे पता लग रहा है कि सिद्ध दोष, भागा हुआ उद्घोषित अपराधी, डकैत ये गांव में आ जा रहा है, बताए कल्लू आए थे और फलाने आए थे और ढिमाके आए थे, खाना खा के चले गए, रुके, आ जा रहा है, तो आप सूचना देंगे। और वो युग आपने नहीं देखा जो डकैतों का युग था उत्तर प्रदेश में, तो पुलिस इस बात पर फिर वो करती थी, गांव के लोगों को मुकदमे भी लिखती थी कि तुमने सूचना कैसे नहीं दी, आए थे तुम बताओगे तो
आए थे। तो ये सूचना देना ग्रामीण का और ग्राम के मामलों में नियोजित व्यक्तियों का कर्तव्य है। कहता ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई अजमानती अपराध यह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 189 और 191 के अधीन दंडनीय कोई अपराध का किया जाना, ठीक है, यह अगर पता लग रहा है तो 189 और 191 इन सेक्शंस में क्या दिया गया है, ये तो हमें ऐसे एकदम, ठीक है, देखना पड़ जाएगा। 191 में तो बलवा यानी लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, हमने कहा ना लोक प्रशांति के विरुद्ध जितने अपराध हैं ये सजाएं बहुत कम है, इनमें सजाएं इनमें बहुत कम है। किसी में 2 साल है, किसी में 2 ही महीने है, लेकिन सबके सब संज्ञेय हैं। हमने कल भी आपसे कहा कि नो डाउट दंड का परिमाण, एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट, ये संज्ञेय और असंज्ञेय के कैटेगराइजेशन के लिए एक कैटेगरी है, एक मानक है, लेकिन सिर्फ यही मानक नहीं है। ऐसे भी अपराध हैं जिनमें सजाएं बहुत कम है, लेकिन चूंकि उनका समाज पर पड़ने वाला अपराध जो प्रभाव है वो बेहद गंभीर है, या उनके होने के संबंध में साक्ष्य का संकलन ये एक प्राइवेट व्यक्ति के लिए करना बहुत मुश्किल है, तो उन अपराधों को संज्ञेय किया गया है। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध इसी श्रेणी में आते हैं, वही उन्होंने यहां बताए हैं, ठीक है। ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु का होना, या संदेहजनक परिस्थितियों में कोई मृत्यु का होना, या ऐसे ग्राम में या उसके निकट किसी शव के अंग का ऐसी परिस्थितियों में जिसमें उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसी मृत्यु हुई पाया जाना, या ऐसे ग्राम से किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में अजमानती अपराध किया गया है, गायब हो जाना, यानी कोई शव मिल रहा है, कोई अंग मिल रहा है, कोई अननेचुरल डेथ हुई है, ठीक है, कोई दुर्घटना हुई है जिसके कारण से लग रहा है उचित रूप से संदेह कोई गायब हो गया है, ठीक है, उचित रूप से संदेह हो रहा है कि उसके साथ कुछ अपराध हुआ है, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। और आप कचहरी में देखेंगे वो लिखते हैं कि चौकीदार से सूचना मिली कि गांव में फला व्यक्ति गायब है, हम गए, तलाश किया, पता ये लगा कि उसका मर्डर हो गया है, ठीक है, तो ये कर्तव्य है, करना पड़ेगा। फिर कहता है ऐसे ग्राम के निकट भारत के बाहर किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किया जाना जिसके करने का आशय यदि भारत में किया जाए तो भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध होता है। यानी आपके गांव के पास योजना बन रही है कि भारत के बाहर, भारत में नहीं करेंगे लेकिन भारत के बाहर करेंगे उन अपराधों को जो इन धाराओं में दंडनीय है, तो भी यू आर ड्यूटी बाउंड that you must supply that information to the police officers or magistrate who is nearer, जो निकटतर हो, क्योंकि आप तो भारत के नागरिक हैं, भारत के वो जो योजना बना रहे हैं वो तो भारत के नागरिक हैं और भारत के बाहर अपराध करेंगे तो अंततः विचारित तो दंडनीय होने योग्य ये तो हो ही जाएंगे। तो शमन करना अपराध का ये भी तो लक्ष्य है। तो यू मस्ट सप्लाई दैट इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट हु इज नियरर, ठीक है, तो ये आप करेंगे। फिर कहता है व्यवस्था बनाए रखना या अपराध के निवारण अथवा व्यक्ति या संपत्ति के क्षेम पर संभाव्य प्रभाव डालने वाला कोई विषय जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दिया है कि वह उस विषय पर जानकारी संसूचित करे। अंग्रेजी पढ़ने के एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर और द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और द सेफ्टी ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी रेस्पेक्टिंग विद द डिस्ट्रिक्ट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर मेड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड हिम टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। जिलाधिकारी महोदय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किसी गांव के संबंध में ग्रामीणों का और ग्राम के मामलों में नियोजित व्यक्तियों का यह कर्तव्य बना सकते हैं कि पर्टिकुलर गांव में अगर यह गतिविधि हो रही है
जिस गतिविधि का संभाव्य प्रभाव यह होगा कि वहां की लोक शांति भंग हो जाएगी, या फिर वहां कोई ऐसी गतिविधि की जाती है जिसका संपत्ति पर नुकसानदेह प्रभाव पड़ेगा। आग जला रहे हैं आप, जेठ का महीना है, गांव में छप्पर पड़े हैं, ऐसे ही डाल देते हैं आप, चिंगारी उड़ेगी, अभी पूरे गांव में लगेगी, संपत्ति पर नुकसानदेह असर होगा। तो कोई आग जला रहा है तो आप सूचना देंगे तत्काल, जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ये घोषित करते हैं कि इस गांव में पर्टिकुलर, अन्य गांवों में पक्के मकान बने वहां इसकी जरूरत नहीं है, पर्टिकुलरली इस गांव में अगर कोई आग इस ढंग से जलाए तो हमें बताओ, तो फिर वहां का कर्तव्य होगा उस काम की संसूचना जिसका संपत्ति पर प्रभाव पड़ना संभाव्य है या लोक शांति पर। हर बार होली पे वहां झगड़ा ही हो जाता है, ठीक है ना, और पर्टिकुलरली लोग झगड़ा करते हैं। पिछली होली जेल में थे, इस बार नहीं है, इस बार बाहर है, तो इस बार झगड़े की संभावना है, तो आप बताएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कामों के संबंध में सूचना देने का कर्तव्य भी ग्राम के मामलों में नियोजित व्यक्तियों का जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से उत्पन्न कर सकते। अब स्पष्टीकरण करा, ग्राम के अंतर्गत ग्राम भूमियां भी हैं। ग्राम का मतलब यही नहीं हुआ आबादी जहां है, जो खेती योग्य भूमि है गांव की, वो भी ग्राम भूमियां, वो भी इसमें शामिल है। वहां भी अगर इस ढंग के काम हो रहे हैं तो आपकी सूचना देना कर्तव्य। आप ये नहीं कहेंगे कि गांव आबादी को चुनाव, तो इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। उद्घोषित अपराधी पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसे भारत के किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में अपराधी उद्घोषित किया है जो यदि उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस संहिता का विस्तार किया जाता तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास से मृत्यु से दंडनीय होता। नो डाउट, व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी जिस न्यायालय ने घोषित किया है या जिस अथॉरिटी ने घोषित किया, वहां वो अथॉरिटी या न्यायालय जिस जगह स्थित है वहां इस संहिता का विस्तार नहीं है, देता ही है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जहां उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया, किसी ऐसे कार्य के संबंध में उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है जिससे यदि ऐसे स्थान में किया जाता जहां इस संहिता का विस्तार है, तो वो व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय व्यक्ति होता। तो फिर इस व्यक्ति के संबंध में सूचना देना आपका कर्तव्य होगा, क्योंकि ये उद्घोषित अपराधी इस तथ्य के बावजूद माना जाएगा कि वहां इस संहिता का विस्तार नहीं है, फिर भी उसे उद्घोषित अपराधी मानेंगे। कहते ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी, शब्दों से ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अभिप्रेत है, यानी केवल सरकारी अधिकारी और कर्मचारी यही अभिप्रेत नहीं है, इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का कोई सदस्य ये भी शामिल है, और इसके अंतर्गत ग्रामीण और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति भी है, अधिकारी तो ही है, ग्रामीण तो ही है, अन्य व्यक्ति ये भी है जो ग्राम के प्रशासन के संबंध में किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया, ग्राम के प्रशासन के संबंध में कोई भी काम करने के लिए नियुक्त कर दिया गया। चकबंदी लेखपाल ये नहीं कहेगा कि साहब हम तो चकबंदी खत्म हो जाएगी, यहां चले जाएंगे, नहीं, कोई भी काम ग्राम के प्रशासन के संबंध में करने के लिए आप नियुक्त है, आप ग्राम के मामलों में नियोजित अधिकारी हैं। एंड नाउ यू आर ड्यूटी बाउंड to supply the information about those acts which are mentioned in section 34 and in ठीक है previously in section 40 of the CRPC। आप ड्यूटी बाउंड हैं, आपको सूचना देनी ही होगी। तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब जो अगला चैप्टर है ये हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप अधिवक्ता हैं तो भी महत्वपूर्ण है, आप लॉ स्टूडेंट हैं तो भी महत्वपूर्ण है, आप
कंपटीशन में प्रतिभागी होना चाहते तो भी महत्वपूर्ण है। गिरफ्तारी कैसे होती है और गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या होना चाहिए गिरफ्तारी के समय। जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं और गिरफ्तारी कैसे होनी चाहिए। अगर आपको ये पता रहेगा तो आपको पता रहेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हमारे सामने खड़ा है उसने गिरफ्तारी ठीक से की है या नहीं। और अगर आप कंपटीशन के प्रतिभागी हैं तो ये सेक्शन जो आएंगे अगले चैप्टर में ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आप परीक्षार्थी हैं एकेडमिक एग्जामिनेशंस के तो एकेडमिक एग्जामिनेशंस में भी ये सेक्शंस और इनसे संबंधित सवाल फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसलिए अगले सेक्शन हर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, अगला चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। उस पर हम लोग चर्चा कल करेंगे, देखेंगे।